एक ऐसी मांगा जिस दुनिया के लगभग सारे लोग एक ज़ॉम्बी वायरस के कारण ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और बचे कुचे लोग बुसान शहर में एक बड़े दीवार के पीछे रहते हैं जिसमें कि अमीर लोगों का कंट्रोल होता है। जिसके पास बहुत पैसा होता है वो अपना घर खरीद के उस जगह पर रह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो कुत्तों की जिंदगी रोड पे ही गुजारते हैं। तो हाँ, आज से मैं एक्सप्लेन करूंगा ज़ॉम्बी एक्स स्लैशर मांगा को। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस मांगा के चैप्टर 1 को बिना किसी देरी के। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रोड पे चल रहा होता है और वो अचानक से अपने घुटनों पे आके खून की उल्टियां करने लगता है। आसपास के लोग जो भी उसके बगल से जा रहे होते हैं वो सब रुक के उसे देखने लगते हैं। एक कपल उस आदमी से कहता है, हे मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कम ऑन बेबी, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वो खड़ा होते के साथ उस लड़के को काट लेता है और वहाँ पर पूरा हड़कंप मच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो आदमी ज़ॉम्बी बनता है और उस लड़के को काटता है तो उस लड़के का फोन गिर जाता है और उसी समय उस लड़के के फोन में एक मैसेज आया होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, सभी लोग अपने घर में ही रहे और बाहर इमरजेंसी हालत में ही निकले। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था, वो ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैलना स्टार्ट कर चुका है। उस रोड पे पूरा हड़कंप मच जाता है, सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो भी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो लोग बचे कुचे लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाने के लिए। और फिर गवर्नमेंट इसी से बचने के लिए एक बहुत बड़ा शेल्टर बनाती है जिसमें कि लोग रह सके। हमें फिर एक बहुत बड़ा दीवार दिखाया जाता है जिसके ऊपर से गोलियां चल रही होती हैं और ये दीवार बुसान शहर में बनाया गया था। गवर्नमेंट इस दीवार से लोगों को ज़ॉम्बी से बचाना चाहती है, लेकिन ये दीवार खड़ा करने से ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है और ये प्रॉब्लम उन लोगों ने क्रिएट की थी जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था। हमें फिर दिखाया जाता है कि उस दीवार के बाहर लगभग 30 मिलियन ज़ॉम्बी की लाशें पड़ी हुई थी और फिर हमें उस दीवार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग बेसिक सर्वाइवल के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे के सामान के लिए मारपीट करने पर उतर आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक बच्चे से उसका सामान छीन रहा होता है और कहता है कि ये चीज मुझे दे दो और फिर तभी उस आदमी को पीछे से कोई मारता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मी थी और ये लोग उन लोगों को गुलाम बनाने के लिए आए थे। ये लोग आते के साथ वहाँ पे सभी लोगों को कुत्तों की तरह मारने लगते हैं और ये आर्मी ये सब काम उन अमीर लोगों के कहने पर कर रही होती है, यानी कि अब गवर्नमेंट इन अमीर लोगों की पॉकेट में होती है। ये अमीर जो चाहे अपने हिसाब से इन गवर्नमेंट से करवा सकती है। ये अमीर करप्ट गवर्नमेंट के लोग और गरीब लोगों को चूहों की तरह देखते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं था, जब से इस दुनिया में उस ज़ॉम्बी वायरस का कहर आया है सभी लोग पूरे दुनिया भर से बुसान के रेफ्यूजी कैंप में आना चाहते हैं, लेकिन इस रेफ्यूजी कैंप में इतना जगह नहीं है कि सबको एक घर मिल सके। इसलिए इस रेफ्यूजी कैंप के घरों के प्राइस 100 गुना तक बढ़ चुके हैं और एक अपार्टमेंट को खरीदने का भी प्राइस 47 गुना बढ़ चुका है। और तो और अगर आपको रेंट पे भी रहना है तो उसका भी 30 गुना आपको देना पड़ेगा। इन घरों का प्राइस इतना भाग चुका है कि कोई गरीब इन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकता। और फिर वो लोग जो कि इन घरों को खरीद नहीं सकते वो इन रेफ्यूजी कैंप के रोड पे ही सोते हैं। वो लोग को मजबूरन हमेशा ठंड और भूख से गुजरना पड़ता है। ये एक नर्क से कम नहीं है। और फिर हमें इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ा होकर आग सेक रहा होता है। हमें फिर बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम किम चोल सू है और इसकी उम्र 23 साल है और ये एक दिहाड़ी मजदूर है। और हाँ, आपने सही समझा, इसके पास भी घर नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम सू किसी को कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, कभी तुमने किसी होमलेस बंदे को नहीं देखा है? फिर हमारा ऑथर बताता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किम सू भी हम ही लोग की तरह होमलेस है, जिस तरह इस मांगा को पढ़ने वाले लोग होमलेस है। हमें फिर दिखाया जाता है एक घर जो बिक रहा होता है उसका प्राइस जो कि 395 मिलियन वॉन होता है, जो बहुत ज्यादा है। ये पैम्पलेट हमारा मेन कैरेक्टर किम सू भी देख रहा होता है। फिर किम सू अपने मन में सोचता है कि वो हर दिन रात और दोपहर हमेशा काम करता है पैसों के लिए और ये दिन में सिर्फ 2 घंटा 30 मिनट ही रेस्ट लेता है, वो भी सोने के लिए। लेकिन फिर भी वो दिन भर में सिर्फ 450,000 वॉन ही कमा पाता है और अगर वो इन पैसों को बचा के 3.95 बिलियन का घर खरीदना चाहे तो उसे कम से कम 731 ईयर्स लग जाएंगे इतना पैसा जमा करने में। ये सब सोच के किम सू मन ही मन पागल हो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि इस तरह ईमानदारी और मेहनत से वो कभी भी एक घर नहीं खरीद सकता। वो सोचता है कि उसे कुछ अलग करना होगा ताकि वो जल्दी से पैसा कमा के एक अच्छा सा घर
घर खरीद सके। हमें दिखाया जाता है कि किमसू एक जगह रुक के एक बैनर को देख रहा होता है। ये बैनर किसी प्रकार का एक एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट में लोगों को बताया जा रहा था कि क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं और आप होमलेस भी है। अगर ऐसी बात है तो ये सब कारण उन ज़ॉम्बीज का है जिसके के कारण आपका ये हालत हो गया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके पास अभी भी समय है। अगर आपको अभी भी पैसा कमाना है तो हमारे पास आइए, एरिया कॉन्क्वेस्ट मूवमेंट में हमारे साथ जुड़िए। आप हमारे साथ आइए और ज़ॉम्बी मारिए। आप जितना ज़ॉम्बी मारिएगा आपको उतना पैसा मिलेगा। अब हम लोग इस ज़ॉम्बी से नहीं डरने वाले। आप लोग अपने डर से बाहर निकलिए और इन ज़ॉम्बीज को मारिए और फिर हमें इन मरे हुए ज़ॉम्बीज का सबूत दिखाइए। तो हम लोग हर एक मरे हुए ज़ॉम्बीज का आपको 5000 वॉट देंगे। ये आपके लिए एक नई जिंदगी जीने का मौका है। और फिर वो बंदा बहुत ही क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है और आपको ये काम करना ही होगा। हमें फिर दिखाया जाता है कि उस एडवर्टीजमेंट को देख के बहुत सारे लोग उस ज़ॉम्बी मारने वाले मिशन के लिए आए होते हैं और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर किमसू भी होता है। ये लोग यहाँ पैसा देके ट्रेन का टिकट लेते हैं और इस ट्रेन से ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी को मारना है। किमसू भी आगे आके वहाँ का एक टिकट ले लेता है और उसे टोटल 1.2 मिलियन देना पड़ता है। इस टिकट से किमसू पोहांग जाएगा जहाँ से उसे ज़ॉम्बी मारने वाला काम स्टार्ट करना है। किमसू उस टिकट को देख के कहता है कि अच्छा हुआ उसने अभी तक 1.2 मिलियन सेव कर लिए थे। और फिर वो अपने आप से कहता है कि उसने कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत सारे शवल चोरी कर लिए है ताकि वो आसानी से उन ज़ॉम्बीज को मार सके। ये सब सोच के वो अपने आप को हिम्मत देता है कि अब ये समय आ गया है वो काम करने का। अब पता चलेगा कि मैं एक ज़ॉम्बी बनूंगा या फिर मैं एक घर खरीद पाऊंगा। मुझे इस सवाल का आंसर आज ही चाहिए। और फिर किमसू उस ट्रेन के लिए चला जाता है जिसमें कि उसे बताया गया है जाने के लिए। किमसू जब जा रहा होता है तो रास्ता में उससे एक लड़की टकराती है जिससे कि वो वहीं गिर जाती है और उसका सामान भी वहीं बिखर जाता है। आसपास के लोग उस लड़की के गिरे हुए एरोस को उठाने लगते हैं। वो लड़की उन लोगों को रोकती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये सब मेरे हैं। तो वो लोग उसे कहते हैं कि जमीन पर गिरा हुआ कोई भी सामान फ्री होता है, इसे कोई भी उठा सकता है। और फिर वो बंदा कंटिन्यू करता है कि मेरे पास पहले ही से एक बंदूक है, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास और भी वेपन्स होंगे तो ये मेरे लिए बैकअप की तरह काम करेगा। वो लड़की अपना एरोज उससे छीनने लगती है और उस बंदे से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है? अगर तुम मेरे हथियार ले लोगे तो मैं किन चीजों से उन ज़ॉम्बीज को मारूंगी। तो फिर वो बंदा उस लड़की का बाल पकड़ के कहता है कि क्या पागल औरत है, तुम तो अपने आप को नहीं बचा सकती, तुम क्या ज़ॉम्बीज को मारोगी। और फिर वो बंदा उस लड़की का क्रॉसबो भी ले लेता है और उसे घर जाने को कहता है। लेकिन फिर उस आदमी का माइंड बदल जाता है और फिर वो उस लड़की को घसीट के ले जाता है ताकि वो आदमी उस लड़की को ज़ॉम्बीज का खाना की तरह यूज करेगा। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके उस बंदे को रोक देता है। तो फिर वो बंदा कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी जस्टिस चाहिए? इतना सुन के किमसू उसे चोर का उल्टे हाथ का रापटा मारता है जिससे कि वो बंदा वहीं नॉकआउट हो जाता है एक ही स्लैप में। और फिर किमसू उस बंदे से कहता है कि तुम जैसे लोग जो इंसानों को ज़ॉम्बीज का खाना की तरह देखते हैं, तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग बस गंदे नाली की बीमारी की तरह हो जो इंसानों के भेष में है। और फिर वो लड़की ये सब देख के किमसू को थैंक यू कहती है, लेकिन किमसू उसे कहता है कि मुझे थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हथियार ले रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक लॉन्ग रेंज वेपन चाहिए था, लेकिन ये सब हथियार बहुत महंगा होता है, मैं तो बहुत लकी हूँ कि ये मुझे फ्री में मिल गया। और फिर किमसू देखता है कि उस क्रॉसबो का एरो एक और बंदा लेके खड़ा होता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स दूर से ये सब भसड़ देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर क्या हल्ला हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा मिलिट्री ऑफिसर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये लोग बस अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं, इन्हें जो करना है करने दो। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि मैंने सुना है कि ये लोग बुसान में बहुत ही बुरे हालत में रह रहे हैं, ये लोग पर कम से कम दया दिखाओ क्योंकि ये लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। इन ऑफिसर्स को भी पता है कि यहाँ पर कुछ दाल में काला है और ये सभी लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें फिर वापस किमसू पे ले जाया जाता है जहाँ किमसू वो क्रॉसबो और एरो वो दोनों ही उन दोनों से ले लेता है और फिर ट्रेन में चढ़ जाता है। हमें फिर उन ऑफिसर्स का कन्वर्सेशन सुनाया जाता है कि वो लोग आपस में ही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है बुसान के बॉर्डर के अंदर और ये लोग अनजाने में ही अपने मौत को दावत दे रहे हैं। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो ट्रेन पोहैंग स्टेशन पहुंच जाता है और फिर उस ट्रेन का गेट खुलता है जहाँ पर सभी लोग रेडी थे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। वो लोग आपस में ही बात करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आखिर कोई ज़ॉम्बी दिख क्यों नहीं रहा है और ऊपर से सारे सोल्जर्स कहाँ गए, अब हम लोग क्या करेंगे। ये सब बातें वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और फिर हमें किमसू को दिखाया जाता है और वो भी वही था। और फिर अचानक से उस ट्रेन पर लगा हुआ लाउड स्पीकर बजने लगता है। उस लाउड स्पीकर का आवाज वो सभी लोगों को इस 17th नेशनल एरिया रिक्लेमेशन मूवमेंट आने के लिए धन्यवाद करता है। वो आवाज
बाद सभी के हार्डवर्क को धन्यवाद करते हुए आगे कंटिन्यू करता है कि सभी लोगों को पता है कि अभी बुसान में बहुत ही सीरियस पॉपुलेशन प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला है जिससे कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके और ये आखिरी मात्र तरीका बचा है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये लोग बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। और अब किमसू को भी सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सब एक चाल था उन लोगों को मरवाने के लिए। और फिर वो लाउड स्पीकर में से बहुत ही जोर जोर से गाना बजने लगता है, इतना जोर से कि आसपास के लोगों के कानों में दर्द होने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस आवाज से वहाँ पे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। वो लोग आते के साथ वहाँ पर हड़कंप मचाते थे और वो ट्रेन वहाँ से वापस जाने लगती है। लेकिन कुछ लोग ट्रेन के गेट बंद होने से पहले ही उस ट्रेन पे वापस चढ़ जाते हैं। एक आदमी उस चलती ट्रेन में लटक जाता है जिससे कि वो गेट बंद नहीं हो पा रहा था। वो आदमी उन लोगों से भीख मांगने लगता है कि कृपा करके मुझे अंदर ले लो, लेकिन वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वही आदमी को मारने लगते हैं ताकि वो जल्दी से ज़ॉम्बी आने से पहले गेट लगा सके। वो लोग पूरा अपना जोर लगा ही रहे थे, लेकिन तब तक एक ज़ॉम्बी उस गेट से अंदर आ जाता है और वहाँ पर कत्लेआम मच जाता है। किमसू भी ये सब अपने आंखों से वहीं खड़ा होकर देख रहा होता है। और फिर किमसू वो क्रॉसबो उस लड़की को वापस देते हुए कहता है कि ये क्रॉसबो अब मेरा हुआ, इसलिए मैं अभी के लिए ये तुम्हें रेंट पे दे रहा हूँ और इसका रेंट 10 ज़ॉम्बीज के बराबर है। और फिर किमसू उसे ये देख के आगे लड़ने के लिए चला जाता है। वो लड़की भी उससे कहती है, क्या तुम सच में इस लड़ने के मैदान में उतर रहे हो? यहाँ तो मौत का नंगा नाच हो रहा है। और फिर किमसू उस डिब्बे से उतरते हुए उस लड़की को कहता है कि मुझे 7,900 चाहिए। वो लड़की को इस नंबर का मतलब नहीं पता चलता है। और फिर किमसू अपने पीछे से एक शवल निकालता है और मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उतरते के साथ सभी ज़ॉम्बीज के सर उड़ाने लगता है। ये सब करके सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान वो अपने तरफ खींच लेता है और फिर वो कहता है कि उसे 7,900 ज़ॉम्बीज को मारना है। हमें फिर दिखाया जाता है कि चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी डायरेक्शन से किमसू पे ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं और किमसू अपने शवल की मदद से उन ज़ॉम्बीज का सर धड़ से अलग कर दे रहा होता है। किमसू भी अभी एक ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा होता, वो भी अपने रेज मोड में आके लगातार ज़ॉम्बीज को काटे जा रहा होता है। लेकिन फिर एक ज़ॉम्बी किमसू पर हमला करके उसे कॉर्नर कर देता है और उसका शवल भी उसके हाथ से छूट जाता है। उस ज़ॉम्बी ने किमसू को इतना कस के मारा होता है कि किमसू के मुंह से खून निकल आता है और वो लड़की भी एक ट्रेन का कंटेनर पर चढ़ के अपना काम कर रही होती है। हमें फिर किमसू को दिखाया जाता है जो कि पूरा खूनम खून हो गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का ध्यान किमसू पे जाता है। अब किमसू वापस से अपना होश में आता है और अपना शवल हाथ में लेके वो फिर से तैयार हो जाता है उन ज़ॉम्बीज का कत्लेआम करने के लिए। हमें फिर दिखाया जाता है कि किमसू के सामने हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज उसके तरफ दौड़े आ रहे थे उसे खाने के लिए। लेकिन हमारा किमसू भी कम नहीं था, वो सिर्फ एक किक से कई सारे ज़ॉम्बीज को पीछे ढकेल देता है और फिर से किमसू अपना रेज मोड में आ जाता है और वो अपने सामने आने वाले हर एक ज़ॉम्बी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। वो किसी को पीठ से काटता है तो किसी का गर्दन ही उड़ा देता है, जबरा सही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस ट्रेन के कंटेनर से नीचे उतरती है जहाँ ज़ॉम्बीज की लाशें बिछे हुए थे। वो उतरते के साथ देखती है कि किमसू ज़ॉम्बी की लाशों के ढेर पे बैठा हुआ था और अब तो सुबह भी हो चुकी है, यानी कि किमसू ने रात भर में इतने सारे ज़ॉम्बीज को अकेले ही मार दिया। किमसू अब थक भी चुका था और वो लड़की उसके पास आके कहती है कि क्या तुम ठीक हो? और फिर किमसू उस लड़की से कहता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम बचा है, जाओ तुमने जितने भी ज़ॉम्बीज को मारा है उसकी गिनती करो, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। ये सब सुन के वो लड़की कहती है कि तुम्हें पैसा कमाने का इतना चुल क्यों मचा है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तो किमसू उसके रिप्लाई में कहता है कि मुझे एक घर खरीदना है। जो सुन के उस लड़की को तो कुछ समझ में नहीं आता और फिर किमसू अपना शवल उन लाशों के ढेर में से निकालता है एक बैडस अंदाज में। हमें फिर दिखाया जाता है कि किमसू पर कोई कैमरा से नजर रखे हुए होता है। ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले बंदे होते हैं जो कि किमसू पे नजर रखे हुए होते हैं। एक आदमी कहता है कि इसने लगभग कितने ज़ॉम्बीज को मारा होगा, तो वो बताता है कि कम से कम इसने 8,000 ज़ॉम्बीज को अकेले ही निपटा दिया। और फिर चैप्टर के आखिरी में हमारा ऑथर हमें बताता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ही चैप्टर में अपना सपना पूरा कर लेगा और फिर हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो गाइस, आपको ये चैप्टर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।